नहीं होती है और एक बार अगर हम इतना पढ़ लेते हैं तो उसके बाद हमको दूसरी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। तो दोस्त हम क्या पढ़ेंगे, न्यूटन के गति के नियम। तो ये न्यूटन्स लॉ, न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन ने गति संबंधित 3 नियम दिए थे। उन तीनों नियमों को हम पढ़ लेंगे, उनके क्या उदाहरण होते हैं उनको समझ लेंगे और उसी उदाहरण से हम क्वेश्चन को बना सकेंगे। तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना इसमें सिर्फ उतनी चीज़ें पढ़ना होता है जितनी एग्जाम में सिर्फ उतनी सी आएगा, जो क्वेश्चन जो एग्जाम्पल पूछेंगे। तो न्यूटन ने गति के 3 नियम क्या दिए थे उनको हम विस्तार से बढ़िया जानकारी पढ़ लेंगे और हर चीज़ें एक जगह पढ़ लेंगे, ताकि हमको दूसरी जगह कहीं भटकने की ज़रूरत ना पड़े, ना ही पढ़ने की ज़रूरत पड़े। देखो, हम ये कह रहे हैं दोस्त कि जब तैयारी हम स्टार्ट करते हैं तो हमको आइडिया नहीं होता है कि हमको क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए। फिर जब हम जैसे जैसे धीरे धीरे तैयारी स्टार्ट करते हैं और तैयारी का स्तर जानते हैं, पेपर देते हैं, तब जाके हमें अनुभव होता है चीज़ें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो देखो, जब हमने तैयारी करना शुरू किया था तो हमें इतना भी नहीं आइडिया था कि क्या पढ़ना होता है, कितना पढ़ना होता है। बार बार एग्जाम देने के बाद पता चला कि क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, कैसे पूछता है, तब जाके आदमी के अंदर एक अलग से कॉन्फिडेंस आता है, तब जाके वो क्वेश्चन को कर पाता है। तो न्यूटन के हम नियमों में, न्यूटन की गति के नियम में 3 नियम देखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं कि न्यूटन ने 1687 में क्या किया अपनी बुक में। कौन सी बुक थी उनकी? प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया बुक में क्या किया कि न्यूटन के गति के 3 नियम दिए थे। उन्होंने कहा कि न्यूटन की गति ही, जो न्यूटन ने कहा कि गति में 3 नियम लागू होते हैं, वो 3 नियम कौन से हैं उनको हमें समझना है। तो सबसे पहले पहला नियम देखते हैं कि न्यूटन के जो गति का पहला नियम था, उन्होंने कहा कि इसे जड़त्व का नियम भी कह सकते हैं। क्यों जड़त्व का नियम कह सकते हैं? परिभाषा देखोगे समझ में आ जाएगा। इस नियम के अनुसार अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर अवस्था में रहना चाहती है, और यदि कोई वस्तु गति में है तो वह गति में रहना चाहती है, जब तक कि उसमें कोई बाह्य बल ना लगे। सिंपल सा साधारण सा बात है कि कोई वस्तु जिस अवस्था में है वो उसी अवस्था में तब तक रहेगी और तब तक रहना चाहेगी जब तक उसमें अलग से किसी भी प्रकार का बल ना लगाया जाए। बाल गेंद एक ढनक रही है, ढनकती जाएगी, लेकिन जब तक वो ढकना चाहेगी जब तक कि उसमें कोई बाह्य बल ना लगे। ऐसे ही कोई भी उदाहरण देखो, जो मतलब कोई भी कार्य वो होना चाहिए उसको, लेकिन जब हम उसमें बाह्य बल लगाएंगे तभी वो कार्य का अवस्था परिवर्तन होगा। तो सिंपल सा बात है कि कोई वस्तु स्थिर है, रुकी है तो वो रुकी रहना चाहती है, और कोई वस्तु गतिशील है तो गति में ही रहना चाहती है। यही है जड़त्व का नियम। अब जड़त्व का नियम क्यों कहा गया? इस गुण को, जो कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर अवस्था में रहेगी और गति में है तो गति अवस्था में रहेगी। क्यों? ये जड़त्व के कारण होता है। वस्तु के अंदर एक जड़त्व का गुण होता है, उसी के कारण कोई वस्तु अगर स्थिर है तो स्थिर अवस्था में रहेगी और गति में रहेगी तो गति अवस्था में रहेगी। और जड़त्व को क्या बोलते हैं? इनर्शिया। तो ठीक, अब हम जड़त्व की परिभाषा को और अच्छे से समझते हैं। देखो, किसी वस्तु का जड़त्व या इनर्शिया क्या कहलाता है कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। वह किस अवस्था में है, उस अवस्था का परिवर्तन होने में वो विरोध करता है, रुकावट पैदा करता है, जड़त्व। तो हमको जितना परिभाषा लिखा हूँ, जितनी चीज़ें लिखा हूँ, उतना ही पढ़ना है। फिर आप इस चैप्टर से, इस टॉपिक से निष्फिक्र हो जाना कि अब उसको हमको और कुछ पढ़ना है। सिर्फ उतना ही हमको रिवीजन करना होता है। ठीक दोस्त, तो हमने ध्यान दिया कि गति का जो पहला नियम होता है वो जड़त्व का नियम होता है। और जड़त्व का नियम क्या होता है कि कोई वस्तु अगर स्थिर है तो स्थिर अवस्था में रहेगी, गतिशील है तो गतिशील अवस्था में रहेगी। अब जड़त्व 2 प्रकार के हम पढ़ेंगे। कौन कौन? पहला गति का जड़त्व पढ़ेंगे और दूसरा विराम का जड़त्व पढ़ेंगे। जैसा कि नाम से ही काफ़ी है, गति का जो जड़त्व होता है और विराम का जड़त्व। गति का मतलब होता है वह वस्तु जिसमें गति होती है और उसमें गति का जड़त्व होता है। कोई भी वस्तु गति में है, चल रही है, तो कौन सा जड़त्व उसमें पाया जाएगा? गति का जड़त्व। और कोई वस्तु जब स्थिर अवस्था में है या विराम है तो उसमें विराम का जड़त्व पाया जाएगा। तो हमने 2 चीज़ें पढ़ा, गति का जड़त्व और विराम का जड़त्व। देखो, जड़त्व क्या होता है? जड़त्व, ध्यान देना, जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता दोस्त। वस्तु के द्रव्यमान और वस्तु की त्रिज्या कितनी है, इस बात पर जड़त्व निर्भर नहीं करेगा कि अगर वस्तु की त्रिज्या ज़्यादा है या वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा है, उससे वस्तु के जड़त्व पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब देखो दोस्त, हम जड़त्व के एग्जाम्पल देखेंगे और न्यूटन के प्रथम लॉ का भी पालन करता है। चलती हुई बस में अचानक ब्रेक लगाने से यात्री आगे की ओर झुक जाता है। चल रही है बस, या ब्रेक अचानक लगा, व्यक्ति आगे की तरफ झुक गया। क्यों? जड़त्व के कारण। जब व्यक्ति
क्या हुआ था, बस के साथ चल रहा था तो पूरा शरीर उसके साथ बस के साथ चल रहा था, लेकिन जैसे ही ब्रेक लगा तो ब्रेक लगा तो शरीर का निचला हिस्सा जो सीट में बैठा था वो ब्रेक के साथ रुक गया, लेकिन अगला हिस्सा तो हमेशा अभी भी गतिमान अवस्था में है। तो इसी कारण ये आगे जाने पर झुक जाता है। इसे क्या बोलते हैं, गति का जड़त्व, इसीलिए रुक गई। ठीक। अब दरी में छड़ी मारने से धूल के कणों का गिरना। दरी में हमने छड़ी मारा तो छड़ी मारते ही क्या हुआ, जहाँ पर छड़ी पड़ी वहाँ तो उसका गतिमान हो गया, बाकी जगह तो जड़त्व के कण स्थिर अवस्था में है, तो इसलिए धूल के कण गिर जाते हैं नीचे। पेड़ पौधे से पत्ती टहनियों हिलने से फूल पत्तियों का गिरना। कांच के पत्थर मारने से फूट जाना एवं गोली मारने से छेद हो जाना। ग्लास के ऊपर पेपर फिर सिक्का रख दिया जाता है और पेपर को ठीक जल्दी से खींचोगे तो वो जो ग्लास का सिक्का होगा वो पेपर ग्लास में ही गिरेगा। ये आपने प्रैक्टिकल शायद कर चुका हो। ठीक। अब हम देखते हैं नया नया देखते हैं कि आगे देखते हैं दूसरा नियम। हमने गति का नियम बहुत अच्छे से पढ़ा, जितना पढ़ा वो बेहतर है दोस्त। उसके बाहर आप ना तो इच्छा करना ना तो परेशान होना, आप रिवीजन करना, मॉक टेस्ट देना, उसके बाद देखना कोई क्वेश्चन अगर गलत आए या दूसरा नया आए तो बताना। अब न्यूटन का गति का दूसरा नियम है ये होता है, न्यूटन का जो गति का दूसरा नियम होता है वह जो है बहुत सिंपल है, साधारण है, और क्या करता है वो उससे बल की परिभाषा निकलती है। कैसे, देखो इस नियम के अनुसार क्या कहता है दूसरा नियम कहता है कि इस नियम के अनुसार अगर किसी वस्तु में आपने बल आरोपित किया तो जो उसमें संवेग में परिवर्तन हुआ उसकी समानुपाती होगा, वस्तु में जो उत्पन्न संवेग होगा उसके समानुपाती होगा, मतलब जितना बल उतना संवेग। जैसे कोई यम द्रव्यमान की वस्तु है और उसमें भी वेग से गतिमान हो गई, मतलब यम द्रव्यमान की वस्तु का प्रारंभिक वेग v था और उसमें एक बल लगाया तो अंतिम वेग v हो गया, तो वो क्या होगा, बल इज प्रोपोर्शनल टू एम वी माइनस एम यू अपॉन टी, या इज प्रोपोर्शनल टू एम कॉमन लिया हमने तो v माइनस यू अपॉन टी बचा, या इज प्रोपोर्शनल टू एम और v माइनस यू अपॉन टी त्वरण होता है जो का मान a होता है। तो यह बराबर हमें ये हमारा क्या निकल आया, फार्मूला। ये हमारा फार्मूला निकल आया किसका, यह बराबर हमें यह बराबर बल का। तो बल बराबर क्या होता है, देखो दोस्त, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, ये होता है फार्मूला, ध्यान रखना। या फिर जहाँ यहाँ से एक नियतांक था, ठीक, तो के एक नियतांक था जिसके कारण जो है उसका मान के होता है और के एक बराबर एक नियतांक। अब देखते हैं बल बराबर हमने क्या सीखा दोस्त, हमने सीखा कि बल बराबर जो होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है। अब बल की हम अन्य चीज़ें जान लेंगे कि बल का जो एसआई मात्रक होता है, द्रव्यमान का देखो क्या हुआ किलोग्राम, और त्वरण का माइनस एमएस मीटर पर सेकंड स्क्वायर या मीटर सेकंड इनवर्स, है ना। देखो जब बल का मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये होता है, लेकिन जब सेकंड इधर जाएगा ऊपर जाएगा तो वो माइनस में हो जाएगा, ठीक। और इसका क्या कहते हैं अन्य नाम डाइन। तो पूछेगा बल का एसआई मात्रक तो आप डाइन लिख सकते हो, ठीक है। अगर ये नहीं दिया है कि बल का मात्रक क्या है तो आप लिख दोगे बल का तो न्यूटन लिखोगे और सीजीएस मात्रा पूछेगा तो डाइन लिखोगे। 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन होता है। हमने ये इसलिए लिख दिया कि आपको याद रहे, ये एग्जाम्पल क्वेश्चन कहीं भी पूछ सकता है। बल क्या है, बल एक सदिश राशि है, और बल सदिश राशि है, बल वह भौतिक राशि है जो इस समान स्थिति को बदल देती है, मतलब कोई स्थिति कैसी भी है उसको बदल देगा कौन, बल, ठीक। अब बल लगाने पर किसी वस्तु की स्थिति न बदले तो उसे दृढ़ता कहते हैं। अगर बल लगाया फिर भी स्थिति में कोई परिवर्तन हुआ मतलब उस वस्तु की दृढ़ता कहते हैं। जब बल विपरीत दिशा में लगता है तो दिशाओं के बीच कोण 180 डिग्री होता है, और बल समान दिशा में लगता है तो डिग्री कोण 0 डिग्री होता है, ठीक। अब आगे जल्दी से इसको कवर करते हैं कि एग्जाम्पल पूछते हैं कि गद्दे की तुलना में फर्श में चोट अधिक क्यों लगती है, क्योंकि गद्दा जब गद्दे में कूदते हैं तो गद्दा जो है बल को कुछ दूर तक लेके जाता है तो धीरे धीरे संवेग में परिवर्तन धीरे धीरे होता है, तो इसलिए गद्दे की तुलना में फर्श में ज़्यादा चोट लगती है। क्रिकेट खिलाड़ी जब तेजी से गेंद आती है तो गेंद लेकर के सीधे बाल को पीछे करता है, क्यों, क्योंकि जब बाल की गति होगी वो धीरे धीरे स्लो हो। इससे क्या, ये गति का दूसरा नियम है, इसको याद रखना। अधिक गहराई पर कील गाड़ने के लिए जितना ज़्यादा मारोगे उतना ज़्यादा कील गड़ेगी, क्यों, क्योंकि बल जितना ज़्यादा लगेगा उतना ही त्वरण उत्पन्न होगा, जितना बल लगेगा। गाड़ियों में स्प्रिंग और शार्क एब्जॉर्बर इसलिए लगाते हैं ताकि
ज़्यादा झटका न लगे। अब गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है? संवेग से। क्यों? संवेग में परिवर्तन नहीं होता है। गति का तृतीय नियम किसके बीच संबंध दर्शाता है? तो बल के प्रभावों को। मतलब गति का तीसरा जो दूसरा नियम है वो बल का प्रभाव बताता है कि बल लगाने से कितना परिवर्तन होता है। ठीक, तो हम 2 नियम पढ़ चुके हैं और न्यूटन की गति का तीसरा नियम अब पढ़ लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा खत्म, क्योंकि इससे बाहर फिर आपको कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो न्यूटन की गति का जो तीसरा नियम है वो कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। आपने पढ़ा होगा कि किसी वस्तु पर आपने बल लगाया तो वो बल उधर से भी आपको उतना ही बल फेंकता है, तो कितना आप प्रतिक्रिया करेंगे उतनी ही प्रतिक्रिया आएगी। यही न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। किसी का एक प्रत्येक क्रिया किसी के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक, क्रिया और प्रतिक्रिया दो अलग अलग वस्तु लगाने वाले बल होते हैं। अब देखो क्वेश्चन, जैसे नाव से आपने कूदा तो नाव पर आपने धक्का लगाया तब नाव आपको भी धक्का लगा के ऊपर भेजी। पानी में तैरते समय पानी में चोट लगना, जमीन में चलते समय जमीन द्वारा प्रतिक्रिया, बंदूक की गोली चलाने पर बंदूक पीछे झटका मारती है, रॉकेट का उड़ना और ऊंचाई से कूदने पर चोट का लगना, ये सारे जो है न्यूटन की गति के तीसरे लॉ के नियम आते हैं। ठीक है, तीनों नियम को एक बार संक्षिप्त में पढ़ लेते हैं कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या करता है? बल की परिभाषा। न्यूटन की गति का दूसरा नियम बल से सूत्र का, और न्यूटन की गति के तीसरे नियम से बल की प्रकृति का पता चलता है। तो तीनों चीज़ों हमने पढ़ा। न्यूटन की गति का प्रथम नियम, बल की परिभाषा और बल का सूत्र और प्रकृति। तो इस तरह हमने क्या किया, पूरा ए टू जेड हमने न्यूटन लॉ के तीनों लॉ पढ़ लिए और तीनों एग्जाम्पल पढ़ लिए। जितने एग्जाम्पल हमने पढ़ाया था उसको ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है दोस्त। तो आप आशा करता हूँ कि इसको अच्छे से पढ़ोगे। अगले चैप्टर में मिलते हैं। संपर्क बना के रखिएगा। सेलेक्टेड नोट्स मिलेगी, काम की नोट्स मिलेगी। थैंक यू।